पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने देखा है जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में हमने काफी डिटेल में बताया था। तो उसके जो आखिरी राजा थे वो थे बृहद्रथ, बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में हत्या करके और राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो मौर्य डायनेस्टी के जो आखिरी राजा था वो था बृहद्रथ थे। उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग 184 BC में शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ऐसा क्या हुआ था, कुछ कारण जानते हैं कि क्या कारण बना जो मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन का, पतन का कारण क्या बना। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन का कारण क्या बना। मौर्य वंश का पतन का कारण, डिक्लाइन का कारण क्या था, क्यों डिक्लाइन हो, क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों डिक्लाइन हुआ। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अब उस कुछ कारणों में जाया जाए तो देखा जाता है कि एक तो कारण यह है कि मौर्य के जो आखिरी शासक थे, अशोक के बाद जितने भी शासक आए अशोक के बाद, जैसे कि आपके बृहद्रथ थे, बृहद्रथ, वो सारे के सारे शासक जो है वो बहुत कमजोर पड़े। उन्होंने इतनी बड़ी डायनेस्टी को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अब देखा जाए तो दोस्तों देखते हैं, ये भारत का मैप है, भारत का मैप इसको, तो भारत के मैप यदि हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश का जो विस्तार था वो आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहां से लेकर आपके ये वाला जो भाग था, ईरान से लेकर आपके वेस्ट बंगाल से कर्नाटका के बीच में, ये आपके पूरा का पूरा जो ये पूरा जो एरिया था ये मौर्य वंश का था, इतना बड़ा मौर्य वंश का था। अब मौर्य वंश के जो अशोक थे आखिरी स्ट्रॉन्ग राजा, उसके बाद जितने भी राजा बने वो बड़ा कमजोर राजा बने, वीक राजा बनने के चलते। तो हम यदि इसको देखते हैं इसका पतन के कारण क्या बना मौर्य वंश का, तो यदि हम बात करें पतन का कारण, तो पतन क्यों हुआ, तो इसका 2-3 कारण है। एक तो वीक किंग्स, दूसरा यूनानी आक्रमण, तीसरा जो धम्म की नीति थी। ये 3 महत्वपूर्ण कारण बना वो आपके मौर्य साम्राज्य का टूटने का। सबसे बड़ा कारण था जो राजा हुए अशोक के बाद वो बहुत कमजोर राजा हुए, वो अपने पूरी की पूरी राज्य को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था यूनानी आक्रमण। तो बाहरी का आक्रमण जो था यवन के आक्रमण बोला जाता था, मतलब विदेशी जब भारत पे आक्रमण करते थे तो उस समय उसको यवन का आक्रमण कहा जाता था। तो यूनानियों ने बहुत आक्रमण किया था इस जगह पे, और इससे क्या हुआ कि राज्य जो है कमजोर पड़ती गई। तीसरा महत्वपूर्ण था धम्म की नीति। और धम्म की नीति क्या था कि अशोक ने एक धम्म की नीति अपनाया था। उस नीति के अनुसार उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर को रखा था, जिसको धम्म महामत कहा जाता था। उनको धम्म महामत कहा जाता था। ये धम्म महामत जो है वो धीरे धीरे जो जब कमजोर शासक आए तो ये अपने आप को तोड़ने लगे, और तोड़ते तोड़ते क्या किया, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य घोषित करने लगे। उसके साथ ही जो धर्म का प्रचार प्रसार था जो अशोक का, वो बहुत तीव्र रहा था। मतलब उन्होंने बहुत सारे पिलर बनाए, बहुत सारे शिलालेख उन्होंने बनाए। इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मणिज्म था, जो ब्राह्मवाद था, उसके अंदर एक गुस्सा फूटा, और वो कारण बना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। कहने का मतलब जो आंतरिक विद्रोह पैदा किया, उस कारण, एक कारण था। ऐसे धम्म बहुत अच्छा था अशोक का, लेकिन एक कारण बना जो कि बौद्ध को नहीं मानते थे। जो बौद्ध के ना मानने वाले ने वो बहिष्कार किया और उग्र हो गए। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और उसी का फायदा उठाए पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण वंश ही कहा जाता है, और उन्होंने क्या किया कि एक शुंग वंश की स्थापना करी मगध में। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे राज्यों में आपके टूट गया था, छोटे छोटे राज्यों में आपके टूट गया था। जैसे दक्षिण में आप देखेंगे सातवाहन आ गए थे, विदर्भ आपका टूट गया था, यह महाराष्ट्र वाला एरिया विदर्भ
टूट गया था, साथ ही मध्य प्रदेश के एरिया, विदिशा के एरिया टूट गया था। विदिशा ऐसे इनके इसमें ही थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था, 3 महत्वपूर्ण कारण बना था मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। अब देखते हैं कि यदि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो भाई देखिए, ये तो हमारे जो भारत का नक्शा था। अब इसको वापस देखते हैं शुंग के समय में कैसा था। शुंग वंश का स्थापना हुआ। शुंग का स्थापना किसने किया शुंग वंश का? तो पुष्य मित्र शुंग कब किए थे? तो 185 से लेकर 147 के बीच में ये आपके पुष्यमित्र शुंग रहे। अब जो पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी ऐसे देखा जाए तो उसकी डायनेस्टी ऐसे बनी थी, ऐसे भारत में ऐसे यूं इस रूप में बनी थी। ये शुंग वंश था, शुंग वंश। इसमें आप पंजाब वाले एरिया थोड़ा शामिल था, पंजाब वाला। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश का एरिया जो कि आपके अयोध्या का एरिया है, अयोध्या का एरिया है। साथ में आपको देखने को बिहार शामिल था, साथ में आपके मध्य प्रदेश के एरिया ये शामिल था शुंग वंश के समय में। ठीक है, अब देखिए शुंग वंश बहुत, मगध एम्पायर बहुत कमजोर पड़ गया था और सबसे छोटा हो गया था, क्योंकि राजा जो है ना अपने आप को स्वतंत्र करते गए और बहुत सारे राजा मगध साम्राज्य से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो यदि ऐसे हुआ और यहां तक सिमट गया, फिर पुष्यमित्र शुंग आए और पुष्यमित्र शुंग आने के बाद इन्होंने राजधानी तो 2 बनाए बेटा। पहली इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा और दूसरी राजधानी थी विदिशा। ये 2 राजधानियां थी। अब शुंग के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है वो शुंग के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है वो किस किस से मिलता है? तो देखो बेटा, पुराण से मिलता है, पुराण में वायु पुराण और मत्स्य पुराण। साथ में पुराण के अलावा आपके जो हर्ष चरिता बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। उसके बाद आपके महाभाष्य है पतंजलि द्वारा लिखा गया। वहीं पे आता है गर्ग संहिता। इसके साथ ही आपके आता है गर्ग संहिता के बाद दिव्यवादन। ये सारे लिटरेचर और ये सारे लिटरेचर से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता चलता है। साथ में ही बेटा देखेंगे तो कुछ अभिलेख हैं जहां से हमें पता चलता है। वो अभिलेख में आता है अयोध्या का अभिलेख, साथ में बेसनगर का अभिलेख। ये सारे अभिलेख है। बरहुत अभिलेख, ये अभिलेखों से हमें पता चलता है। ध्यान से देखेंगे तो पुराण के बारे में हमें पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह हमें पुराण से पता चलता है। वहीं हर्ष चरिता से पता चलता है कि बृहद्रथ की हत्या करके शुंग जो है वो राजगद्दी पर बैठे थे। यह हमें हर्ष चरिता से पता चलता है। वहीं पर महाभाष्य जो कि यवनों का आक्रमण पता चलता है कि यूनानी ने आक्रमण किया था और इसके अलावा महाभाष्य से यह पता चलता है कि 2 यज्ञ कहवाए थे। तो यह भी पता चलता है 2 अश्वमेध यज्ञ कहवाए थे पुष्यमित्र शुंग। गर्ग संहिता से यह पता चलता है कि यूनानी का आक्रमण हुआ था। वहीं दिव्यवादन से हमें यह पता चलता है कि कहा जाता है कि 80,000 स्तूपा को बर्बाद कर दिए थे पुष्यमित्र शुंग, यह कहा जाता है। लेकिन ऐसा है बेटा कि इसका साक्ष्य केवल दिव्यवादन देता है। और ऐसे कहा जाएगा तो उन्होंने बरहुत जो स्तूपा है उसका निर्माण उन्होंने करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। वहीं सांची के स्तूपा के जो
जो अशोक द्वारा बनाया गया था उसकी भी मरम्मत पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है, फिर भी दिव्य वादन ये कहता है कि 80,000 स्तूपा का उन्होंने बर्बाद किया था। साथ में अयोध्या का अभिलेख है, बेसनगर का अभिलेख है और भरहुत का अभिलेख है। ये सारे अभिलेखों से इनके बारे में, पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ में देखेंगे इनका विजय अभियान। तो विजय अभियान इनका है, अभियान इनका बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय अभियान में देखेंगे तो सबसे बढ़िया विजय अभियान है पुष्पमित्र शुंग का, वो है आपका विदर्भ का, विदर्भ का। और विदर्भ कहां है बेटा? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और यहां कहा जाता है कि महाराष्ट्र में यज्ञसेन थे, यज्ञसेन थे। यज्ञसेन ने ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिए थे मौर्य के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि इसको जीतना जब चलना प्रारंभ किए शुंग डायनेस्टी ने, पुष्पमित्र शुंग ने, तो पुष्पमित्र शुंग ने अपने बेटा अग्निमित्र को भेजा था, अग्निमित्र को भेजा था। और अग्निमित्र ने इनको क्या कर दिया था? हरा दिया था यज्ञसेन को, और विदर्भ पे कंट्रोल कर लिया था। तो ये जीत गए थे, विन विन था सिचुएशन। अग्निमित्र ने ये इसको जीता था। और इसमें एक स्टोरी भी है, कालिदास की एक अच्छी लिखी हुई कवि पोएम है, मतलब पोएम कह सकते हो, लिटरेचर है कालिदास की, वो है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, इससे ये पता चलता है, इसकी युद्ध के बारे में हमें पता चलता है ये मालविका अग्निमित्रम से, जो कि कालिदास की लिखी हुई मास्टरपीस है, लव स्टोरी है, जहां की यज्ञसेन की चचेरी बहन, इनकी चचेरी बहन थी, चचेरी बहन और इनकी सिस्टर थी, साथ में अग्निमित्र, जो पुष्पमित्र शुंग के बेटा थे अग्निमित्र, वो उनकी और जो यज्ञसेन की चचेरी बहन है उनकी लव स्टोरी है। और इसी से ये पता चलता है कि विदर्भ को पुष्पमित्र ने अग्निमित्र को भेजा था और वो उन्होंने जीत लिया था। खासकर आप देखोगे तो विदर्भ का यह दूसरा इनका विजय अभियान था, वो था खारवेला के साथ लड़ाई। खारवेला कहां? तो कलिंग के राजा हुआ करते थे, कलिंग के। अब इसमें बहुत सारे स्टोरी है, कोई कहता है कि कलिंग के राजा खारवेल ने उनको हरा दिया था, कोई ये कहता कि वो हार गए थे। तो खारवेल के तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ये इतना तो साफ है कि खारवेल का लड़ाई तो हुआ था। और ये हमें पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये आपका विवरण है इनका। मेन जो है वो खारवेला के साथ कलिंग का युद्ध, और दूसरा है आपके अयोध्या जो है वो आपके विदर्भ का युद्ध। तो इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ करे और बहुत सारे साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया था पुष्पमित्र शुंग ने, ठीक है ना, जो हमने इसमें देखा था। तो इनकी धीरे धीरे जो है वो बढ़ती गई ये पूरा एरिया। लेकिन फिर भी सातवाहन इनसे अलग हो गए थे। सातवाहन आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं, ठीक है ना। तो पुष्पमित्र शुंग की ये जो विजय अभियान था, ये इनकी कहानी था, इनका ये स्रोत था जानने के लिए कहां से पुष्पमित्र शुंग के बारे में हमें पता चलता है। आगे हम देखेंगे अग्निमित्र के विजय अभियान के साथ ही इनका कला, इनका प्रशासन और पूरी की पूरी वीडियो लेकर आएंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।